बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने का सबब बनाए, आसानियाँ बांटने वाला बनाए। और जब हम आसानियों का ज़िक्र करते हैं तो डेफ़िनेटली आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मुझ समेत, जिनको अक्सर जो है वो हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, जब हम ये हेल्प का वर्ड यूज़ करते हैं ना, तो फ़ौरन जहन में जो है ना, वो हमें फ़ौरन शायद कोई फ़ाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पेश आती है कि शायद किसी से पैसे की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, अक्सर इंसान जो है वो इमोशनली अपने आप को इतना वीक महसूस कर रहा होता है कि उसकी हर चीज़ जो है वो रुक सी जाती है। सिर्फ थोड़ी सी बात कर लेना, सिर्फ थोड़ा सा अपनी लाइफ को थोड़ा सा तब्दील कर लेना, चीज़ों को मुख्तलिफ नज़रिए से देख लेना, ये इंसान की ज़िंदगी में यकीन करें एक 360 डिग्री का चेंज ला सकता है। और मैं ये सिर्फ कह नहीं रही, मैंने शायद ख़ुद भी अपनी ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है और आप भी गुज़रे होंगे। ज़िंदगी हर किसी का इम्तिहान लेती है। ज़िंदगी में हर किसी की ज़िंदगी जो है वो कभी अप है, कभी डाउन है, बट द पॉइंट इज़ कि उन सिचुएशंस में आप रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर ये सीख लिया तो शायद ज़िंदगी के जो अप्स एंड डाउन्स हैं उसको हम बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो एंजॉय भी कर सकेंगे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ, समझती हूँ कि ज़िंदगी एंजॉयमेंट नहीं है, ज़िंदगी का ये जो जॉय है ना, अगर हम इसी को फ़ील कर लें तो शायद द रियलिटी ऑफ लाइफ हम फ़ील कर सकें। मैं ये सारी बातें आज आपसे क्यों कर रही हूँ? क्योंकि आज का प्रोग्राम यकीनन मुझे और आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। हम हमेशा बेशुमार प्रोग्राम करते हैं कि जिस्मानी सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए, मौसम बदल रहा है तो फ्लू नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें, लेकिन इन सब से बढ़कर टॉप ऑफ द लाइन चीज़ जो अगर मेंटेन रहे तो शायद हमारी इम्यूनिटी क्या, हमारा लाइफस्टाइल क्या, हमारे रिश्ते क्या, हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या, सब कुछ बैलेंस हो सकता है। और वो क्या है? वो है हमारी ज़हनी सेहत। 10 अक्टूबर, वैसे अक्टूबर में बहुत सारे दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारी शादियां भी होती हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से शायद वो थोड़ा सा सिलसिला रुका हुआ है। सो 10 अक्टूबर को WHO की जानिब से 97 से ये सिलसिला शुरू हुआ कि ज़हनी सेहत का आलमी दिन जो है वो मनाया जाता है। और कहा यह जाता है कि सेहत, ज़हनी सेहत सबके लिए, जिस तरह जिस्म में कहीं दर्द हो, किसी हिस्से में इंडिकेशन होती है कि जी पेन है, इसका मतलब है कि इस जगह पर कोई मसला है और आपने डॉक्टर को जाना है और आपने चेक करवाना है। लेकिन जब ज़हनी सेहत ख़राब होती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं? क्या होता है ऐसा कि आप डॉक्टर के पास जाएं? क्या सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको मदद की ज़रूरत है? सिर्फ पागलपन में ही इंसान ज़हनी अमराज के डॉक्टर के पास नहीं जाता। अक्सर ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को डील करने के लिए भी आपको अच्छे मशवरे और अच्छे फिजिशियंस की ज़रूरत होती है। सो ज़हनी सेहत अच्छी होगी तो रिश्ते भी बेहतर तरीके से चल सकेंगे और ज़िंदगी की गाड़ी जो है उसको भी हम ट्रैक पर चला सकेंगे। सो मैं और आज आप ये जानेंगे मिलकर कि हमने अपनी ज़हनी सेहत को कैसे संभालना है ताकि हम ख़ुद को कंट्रोल कर सकें और दूसरों को जो है वो एक बेहतर ज़िंदगी दे सकें। सो इसी हवाले से आज होगी बात राइट आफ्टर दिस ब्रेक। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं जो आज कुछ शायद ऐसी बात कर जाएं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए। तो मेरे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको जी उठा पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। और 10 अक्टूबर को जो है वो मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है, ज़हनी सेहत सबके लिए। सो आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आया ज़हनी सेहत के पैमाने क्या हैं, किस तरह से जो है इस बात की तशख़ीस होती है कि एक शख्स जो है वो किसी ज़हनी मर्ज़ में मुब्तला है। और हमारे यहाँ सो कॉल्ड कुछ इस तरह की सोसाइटी में टैबू सेट है कि हम अपनी ज़हनी सेहत पर बात भी नहीं करना चाहते और डॉक्टर की मदद लेना तो ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही कोई मुश्किल सी चीज़ है। लेकिन आज कोशिश होगी बहुत ही लाइटर मूड पे कि इस सोशल टैबू को तोड़ा जाए और अगर मदद की ज़रूरत है तो मदद मांगी भी जाए और मदद की भी जाए। इसी हवाले से बात करने के लिए
بہترین مہمان آج کے پینل میں میرے ساتھ موجود ہیں. کیونکہ یہ سائیکی کا پرابلم ہے تو اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کچھ اسپیشلسٹ ہمارے ساتھ ہونے چاہیے. تو یہ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں ڈاکٹر ماجد علی عابدی صاحب. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اینڈ ایک پرسنالٹی جن کو پرسنلی مجھے یہ تھا کہ جی آ جائیں بھائی تاکہ ہم کچھ بات کر سکیں, کچھ سیکھ سکیں. سو مائنڈ سائنسز ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں بھائی؟ بالکل اللہ کا شکر بیٹا. اور یہ جو کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے, سو وہ کیسے ہوگی یہ آپ کو بتائیں گے ایوں کی وجاہت. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت؟ اللہ کا بڑا احسان. آپ تو آپ کی ذہنی صحت تو بڑی مضبوط ہے, وہ ہم گاہے بگاہے اس کا مظاہرہ دیکھتے رہتے ہیں. کوشش تو کریں. ماشاء اللہ, اچھی بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ جو ڈے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے اور پھر ہم اپنے پاکستانی کلچر کی بات کریں جہاں پر سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہی سب سے پہلے یہ کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو, یا اٹس کریزی کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے اینڈ پیپل گیٹ لائک ہائپر. سو ذہنی صحت ہے کیا اور اس کا خیال رکھنے کا بیسک پیمانہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے بہت ہی زبردست انٹرو دیا پروگرام کے شروع میں, اور میں اس بات کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ 1997 کے بعد سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن 10 اکتوبر کا دن ذہنی صحت کا عالمی دن کے طور پہ مناتی ہے, اور اب اس بات کو 22-23 سال ہو گئے ہیں کہ وہ ریگولرلی یہ دن منا رہی ہے. لیکن اب ایک نیا کانسیپٹ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دیا ہے وہ یہ کہ ایک دن منانے سے شاید کام پورا نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. جیسا آپ کے توسط سے, آپ کے پروگرام کے توسط سے, آج اس پروگرام کے توسط سے بہت سارے عوام الناس جان سکیں گے شاید کہ ذہنی صحت ہے کیا اور کس طرح سے رکھنی ہے. تو اگر یہ پروگرام ریگولر بیسس پہ یا یہ جو ایک دن ہے اس کو ہم ویک کے طور پہ یا اکتوبر کے پورے مہینے کو ہی ذہنی صحت کا مہینہ ہم منا لیں تو پھر ہمارے لیے چیزیں شاید بہت آسان ہو جائیں گی, بہتر ہو جائیں گی. آپ کے سوال کی طرف کہ ذہنی صحت ہے کیا, ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اس دنیا کی جو تخلیق ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ہے تو پھر انسان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور جب ہم ان ذمہ داریوں کو پوری طرح سے سر انجام دے سکتے ہیں تب ہمارا خیال ہے کہ ہماری ذہنی صحت ٹھیک ہے. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ ہم اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور اپنے آس پاس لوگوں کے لیے یعنی معاشرے کے لیے. اگر کوئی شخص اپنی پرسنل لائف میں سیٹسفیکٹری لائف گزار رہا ہے, اس کی پروفیشنل لائف سیٹسفیکٹری ہے, پروڈکٹیو ہے, اور اس کے زندگی کی وجہ سے اس کے معاشرے میں کچھ نہ کچھ پروڈکٹیوٹی آ رہی ہے, تب وہ شخص ذہنی طور پہ مکمل ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب صحت کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ عمومی طور پہ ہم کہتے ہیں جی صحت کیا ہے, سو ایک زمانے میں صحت کی ڈیفینیشن یہ ہوتی تھی کہ اگر آپ بیمار نہیں ہیں تو آپ صحت مند ہیں, یعنی ایبسینس آف ڈیزیز از اے ہیلتھ. اب ایسا نہیں ہے. اب صرف ایبسینس آف ڈیزیز نہیں ہے, یعنی ڈیزیز بھی نہ ہو, آپ بیمار بھی نہ ہو, اور آپ کی صحت کی وجہ سے آپ اپنے لیے, اپنے پروفیشنل لائف کے لیے, اپنی فیملی کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے ایک پروڈکٹیو رول بھی ادا کر رہے ہیں. اوکے رائٹ. اچھا, یہ ساری گفتگو میں ڈاکٹر صاحب نے ایک ورڈ یوز کیا کہ آپ سیٹسفائی ہوں لائف میں نا. اچھا, یہ مجھے لگتا ہے یہ زندگی کی معراج ہے جو بڑی مشکل سے حاصل ہوتی ہے, اور اللہ کرے مجھے اور آپ سب کو حاصل ہو جائے گی. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح بھی انہوں نے بتایا کہ دس از ویری سمپل کہ واٹ از ہیلتھ, مینٹل ہیلتھ ہو یا فزیکل ہیلتھ ہو, جب یہ سفر کرتی ہے تو یہ کیا انڈیکیشنز دیتی ہے کہ اب آپ جو ہے بارڈر لائن کی طرف جا رہے ہیں, یا کچھ لوگ ہیں اٹس اباؤٹ جس طرح انہوں نے کہا آپ سب کی ذمہ داریاں پوری کریں, کچھ لوگوں کی پرائیورٹیز ہی نہیں ہوتی, وہ اتنے سیلف آبسیسڈ ہوتے ہیں یا وہ جو بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ میں تو خوش ہوں. سو اس واٹ از لائک کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ سامنے والا شخص یا میں خود جو ہوں وہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر کا شکار ہوں. بیٹا ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات جو بعد میں ایک جو بڑے واضح ایک پیغام تھا, وہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے, اپنے گرد و نواح کے لیے اور اس معاشرے کے لیے کیا کارآمد ہیں, کیا پروڈکٹیو ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے لیے تو بہت مطمئن ہیں جس بھی حالت میں, لیکن اگر آپ کی وجہ سے دنیا پریشان ہے, اگر آپ کی وجہ سے آپ کے گھر پریشان ہے, معاشرہ پریشان ہے, آفس والے پریشان ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے لیے واقعی توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلا سوال کو جو حصہ تھا کہ جی کیسے پتہ لگے, ہم جانتے ہیں پانی بوائل ہوتا ہے 100 ڈگری کے اوپر, ایسا ہی ہے نا. جب پانی بوائل ہوتا ہے تو اس میں ہاتھ جل جاتا ہے, ایسا ہی ہے, آپ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, بھاپ اڑتی ہے, پانی جل جاتا ہے. اچھا, پانی جو ہے وہ 100 ڈگری پہ جا کے بوائل ہوتا ہے. تو اگر میں اکثر ایگزامپلس جو ہے وہ دیتا ہوں کہ اگر میں ایک روم ٹیمپریچر کا پانی چولہے پہ رکھوں
एक फ्रिज का पानी मैं चूल्हे के ऊपर रखूं और एक मैं आजकल जो हीट स्ट्रोक है हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए, एक गर्म खोलते हुए ऊपर टंकी का पानी निकाल के छत पे रखूं चूल्हे के ऊपर, तो वो तीनों पानी जो है वो अलग अलग टाइम के ऊपर बॉयल हो जाएंगे, क्योंकि जो ऊपर से पानी आएगा टंकी में से वो ऑलरेडी मेरे ख्याल में 60-65 डिग्री हो चुका होगा, जो रूम टेम्परेचर का होगा वो 25 to 30 के बीच में होगा, और फ्रिज वाला सिर्फ 5 डिग्रीज के ऊपर होगा। लेकिन हम पानी 100 के ऊपर चला जाएगा तो 65 वाला तो फौरन हो जाएगा। तो अब आप ये सोचें कि अगर कोई पानी ऑलरेडी 98-99 पे गर्म रखा हुआ है तो उसको तो सिर्फ 1-2 डिग्री लगेगा और वो बॉयल हो जाएगा, ट्रिगर होगा जाएगा। और लगे क्या कहेंगे, अभी बस यहाँ गिलास रखा था, बस अभी यूं गिलास उठाया, अभी डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, अभी मैंने तो इतनी सी बात कही थी, ये इतना बम की तरह क्यों फट गया। अभी आप देखें हर आदमी चलता फिरता बम है। अक्सर मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कोई ये चाहे कि मैं सदर में वॉक भी करूँ और मुझे कोहनी भी ना लगे तो उसको भी इसकी जहनी सेहत पे शक है क्योंकि ये कैसे मुमकिन है कि आप बोरी बाजार में जाएंगे और आपको कोहनी नहीं लगेगी, लेकिन कोहनी लगने पे फट पड़ते हैं। अगर आपसे शुरू में अगर याद होगा मैंने आपसे भी सवाल पूछा था, बल्कि आपने तो बहुत अच्छा एक प्रोग्राम भी कंडक्ट किया था ट्रांसफॉर्मेशन टाइम पे, कि इतनी सी बात पे क्यों नाराज हो जाते हैं, इतनी सी बात पे कैसे परेशान जो है वो हो जाते हैं। तो वजह यह है कि यहीं से पता लगेगा कि आपकी जहनी सेहत सही है या सुकून है या नहीं है, कि अगर आप हर वक्त बॉइल्ड हैं, अगर आप छोटी सी बात के ऊपर भी एकदम इरिटेट हो रहे हैं, आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पा रहे और आप सामने वाले की भी जज्बात का ख्याल नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये है कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जिसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। तो मतलब एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना ये भी एक इंडिकेशन है, वन ऑफ द इंडिकेशन कि आपको जो है वो हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन हमारे यहाँ कहते हैं, माँ भी ये कहते हैं ना, मेरा तो बच्चा ऐसे ही है, उसको गुस्सा आ जाता है, अब क्या करें। तो लोग उसको उस लेवल पर जाकर डील कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई घर में 3 बच्चे हैं, अब वो एक माँ के 3 बच्चे, लेकिन तीनों मुख्तलिफ मिजाज के हैं। माँ भी समझ जाती है कि इसको तो मैं ज़बरदस्ती पुश करके करा लूँगी, नहीं इसको ज़्यादा बोलूँगी तो ये आगे से बात कर सकता है। तो इंसानी ख़मीर है ना कि हर तरह के इमोशन लेकर वो इस दुनिया में आता है। तो फिर जो है ही गुस्से वाला, फिर अब हम उसको क्या कहें, वो तो शुरू से ही ऐसा है, फिर उसकी ज़हनी सेहत कहाँ गई? पहले तो ये कि मैं आपका और तमाम अपने साथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि शुरू में आपने बहुत तफसील से और दुरुस्त सिंफ में आपने बात कर दी, तो मेरे लिए बहुत कम अल्फाज रह गए हैं, मैं उन्हीं में बात करने की कोशिश करूँगा। देखिए इंसान, हम योग में ये समझते हैं कि इंसान मुताला करता है, मुशाहिदा से अपने आप को बनाता है। जिस माहौल में ऑलरेडी पहले से नेगेटिविटी है, तो वहाँ ज़रूरी है कि जो आने वाली नस्ल है वो बहुत ही कोई सुलझी हुई होगी। मुआवजा हो सकता है, वही बंद रोड वाला बोरी बाजार वाला वाक़या हो सकता है, कोई ना लगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब आप देखते हैं कि हर वक्त माशरा जो है नेगेटिविटी को बढ़ा रहा है, तो फिर ऐसे ही होता है। अब ये अलग बात है कि उसका असर किसने कितना लिया है। जितना असर लेगा फिर वो उतना ही रिएक्ट करेगा। इंसान रिएक्ट करता है, या तो वो जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी, या तो वो माजी के साथ कनेक्ट है या मुस्तकबिल के साथ फ़िक्रमंद है, उन दोनों के साथ चल रहा है। जो लोग हाल में रहते हैं वो बहुत अच्छे हाल में रहते हैं। ट्रू। लिहाजा हाल में रहने की कोशिश करने की कोशिश जो लोग करते हैं, हम योगी हैं, हमारा जो आखिरी पॉइंट है, हालांकि मुझे पता था कि ये जुमला पहले मेरे दोस्त की तरफ से इमरान से आ सकता है, शुक्र है वो बच गया, तो वो मेरे पास फ्रेश है, मैं दे देता हूँ, वरना ये जुमला वहाँ से आना था। नफ्स मुतमईन, अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक नफ्स को मुतमईन कहा, और इसके तक ही पहुँचना है। ये जो इस्तराब वाली नफ्सें हैं ना, ये हैं जिनको हम बात करें। मैं उस बात का क्या कहूँ कि इंसान तो खसारे में है। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने खसारे में कहा है, लेकिन उसके बाद नफ़ा के लिए किताब भी तो उसी में से दी है कि मैं तुम्हें इस खसारे के बावजूद तुम्हें कामयाब करने के लिए एक सनद दे रहा हूँ, एक शख्सियत भेजी जिसने कहा कि तुम हो खसारे में, तुम्हारी खमीर में है, क्या करें, लेकिन आओ हम तुम्हें वहाँ ले जाएं जहाँ इतने महबूब हो जाओ कि जन्नत तुम्हारा इंतज़ार करे। ये तो सुभान अल्हम्दुलिल्लाह ये है। तो बस ये जुमला मैं एंड करना चाहूँगा। समाधि एक लफ्ज़ है हमारे, हम योग जो करते हैं वो पेट अंदर करने के लिए या खूबसूरत होने के लिए नहीं करते, हम नफ्स मुतमईन के लिए जाते हैं। और ये जो मेंटल हेल्थ है, ये योगी इसको पहले दिन से शुरू करता है यम नियम के साथ। हमारे जो लॉज हैं वो हैं दुनिया के साथ क्या मामला करने, 5 वो हैं, अपने साथ कैसे मामला करने, 5 वो हैं, फिर आसन वासन आते हैं। पहले तो हमें सबसे पहले एथिक्स सिखाए जाते हैं, और एथिक्स सबसे अहम ज़रिया है अपने मेंटली अपने आप को बेहतर करने का। तो वो पैमाना वही है, आप माशरे के लिए कितने पॉजिटिव,
رائٹ. اچھا میں پچھلے 2-3 دن سے یہ چیز آج اتفاق ہو گیا یہ شو کرنے کا. میں سوچ رہی تھی ایسے کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ انسان پتہ نہیں کیا کچھ سوچتا ہے. سو بات یہ تھی کہ اچھا انڈیکیشنز یہ ساری چیزیں میں پوچھوں گی, لیکن ایک شخص اس دنیا میں آتا ہے, وہ اپنے رشتے بھی نبھاتا ہے, وہ کہتا ہے میرے دوست بھی خوش رہیں, میں جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں میں ان کی ہر چیز پوری کروں, سب کچھ ہوں, لیکن انسان کی اپنی خوشی کیا, اس کی اپنی زندگی کیا, وہ اپنے لیے بھی میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا, یا اس کو ساری زندگی یہ سوچنا ہے کہ قبر میں جا کے تو اس نے اپنا ہی حساب دینا ہے, باقی تو بعد میں ہے کہ آپ نے رشتوں کو نبھایا کیا کیا یہ چیزیں. تو کیا انسان کا خود اپنے اوپر بھی کوئی حق ہوتا ہے, اور جب اس حق کو پورا کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے تو کیا وہ زندگی میں مطمئن ہو پاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو نفسیات نیچر میں رکھی ہے اس میں اس کا اطمینان دوسروں سے جڑا ہوا ہے. اچھا. اپنے بچے کو خوش دیکھ کے جو اطمینان مجھے ملتا ہے وہ دنیا کے کسی اور اطمینان میں نہیں ہے. اپنی والدہ کو خدمت کر کے جو اطمینان ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. اپنے مریضوں کو صحت مند ہوتا دیکھ کے مجھے جو اطمینان ملتا ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو ہمارا جو انسائٹ سیٹسفیکشن اور اطمینان ہے وہ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کی بات یہاں تک بہت ٹھیک ہے کہ ہر شخص کو بھی اپنی زندگی میں ریلیکسیشن کی ضرورت موجود ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا مطلب خوشی آپ کا حق ہے, حق ہے, آپ کا رائٹ ہے. اور آپ اور ہم سب روزانہ صبح جب اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد جو ہماری دن کی ساری ایکٹیویٹی کرتے ہیں اس کا سب کے ذہن میں آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے, اپنی فیملی اور اپنے معاشرے کے لیے پراسپیرٹی لینے نکلتے ہیں گھر سے. وہ پراسپیرٹی ہم نماز کی صورت میں صبح فجر کی نماز کے بعد پھر ہم اپنے جاب پہ جاتے ہیں, نوکری پہ کرتے ہیں, پھر شام میں اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. اس سب کا کہیں نہ کہیں پلان اور اطمینان ہوتا ہے. جب ہمیں اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے اس کا بھی ایک اطمینان ہوتا ہے. ہم اپنی پسند کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر گپ شپ کر لیتے ہیں, اس کا بھی ایک اطمینان ہوتا ہے. تو یہ جو سیلف سیٹسفیکشن ہے یہ انر بھی ہے لیکن اس کے ساتھ یہ آؤٹر بھی جڑی ہوئی ہے. اور اگر یہ مکس نہ ہو تو پھر پروڈکٹیویٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اچھا عمران بھائی یہ ضرور بتائیں کہ جب ہم ذہنی صحت کے حوالے سے بات کریں, اور اب میں اس پوائنٹ پر آنے کا چاہتی ہوں کہ ہم اس چیز کو ڈسکس کریں کہ جب یہ چیز سفر کرنے لگتی ہے تو آپ نے جس طرح ابھی جب آپ بات کرتے تو آپ نے کہا کہ ایموشنز ٹریگر ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی سی بات پہ انسان کو غصہ آنے لگ جاتا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ خوشی غم ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں اور انسان نکل جاتا ہے, اس سے موو آن کرتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو واقعات میں, حادثات میں پھنس کر رہ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں نہیں میری زندگی اب آگے نہیں بڑھے گی, میں اسی کے ساتھ ختم ہو گیا. میں تو کیا یہ بھی مینٹل ڈس آرڈر کا ایک شکار ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اس احساس سے یا اس کیفیت سے نکل ہی نہیں پاتا, اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے پہلے میں آپ کی اس والی بات کا جواب دوں گا, لیکن اگر میں چاہوں میں پہلے اس والی بات کو کمپلیٹ کر دوں, کیونکہ بعض دفعہ جو ادھورے جملے ہوتے ہیں یہ تو بڑے ڈسٹارٹیڈ جملے جو ہوتے ہیں یہ مسکنسیپشنز کریٹ کرتے ہیں. آپ نے بالکل ایک درست بات کہی تھی, وَلَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ, بے شک انسان زمانے کی قسم خسارے میں ہے. یہ آدھا جملہ تھا, اس کے آگے بھی کچھ ہے, مجھے لگتا ہے سوائے ان کے کہ جو کہ اللہ پہ ایمان لے کے آئے, جنہوں نے عمل صالح کیا, جو حق بات پر قائم رہتے ہیں اور جو صبر کی تلقین کرتے ہیں. گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں جو آدمی یہ 4 کام کرتا ہے وہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا, وہ کبھی خسارے میں نہیں ہو سکتا. تو جب ہم یہ بات, ہاں تو اسی لیے میں نے کہا کہ لوگ کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے ہماری نفسیات میں, ڈاکٹر صاحب اس پہ زیادہ اچھا بات کریں گے, ہمارے یہاں جب یہ وکٹم کانسیپٹ آتا ہے نا اور پھر وہ بندہ ڈپریشن اور آئسولیشن اور سوسائڈ کی طرف جاتا ہے کہ جی میں وکٹم ہوں, میں یہ وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, میرے اوپر ہی ایسا ہو رہا ہے, اللہ نے میرے لیے جو ہے وہ کیا, یا پھر میں ہی خود اس بات کا ذمہ دار ہوں اور میری ہی وجہ سے یہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے, تو پھر وہ ایک بہت خطرناک قسم کا جو ہے وہ راستہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی جان جو ہے وہ لے لیتا ہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ جو خسارے کے اندر صرف وہ لوگ ہیں, جیسے ایک استاد سمجھاتا ہے کہ یہ نہیں کرو گے, پڑھو گے نہیں, اسائنمنٹ نہیں کرو گے, اٹینڈنس نہیں لگاؤ گے تو فیل ہو جاؤ گے. اب اگر میں صرف کہے کہ جی آج اب گھر میں جا کے کہ آج ٹیچر نے کہہ دیا کہ میں فیل ہو جاؤں گا, یہ تو بتا ہی نہیں رہا کہ کون سے 4 کام نہیں کروں گا تو میں فیل ہو جاؤں گا. کون سا استاد ہے جو اپنی کلاس میں آتا ہے کہ تمہیں ہر حال میں آج مجھے فیل کرنا ہے؟ کوئی ایسا استاد نہیں ہوتا. کون سے والدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آج میں ایکچولی میرے دنیا میں بچوں کو لے کے آیا ہوں کہ تباہ برباد ہو جائے, گنڈے بن جائے, بدمع, کون چاہتا ہے؟ ایسا نہیں چاہتا. جب لوگ نہیں کر پاتے ہیں اس وجہ سے یہ ہو بات. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک کالر بھی شامل کر لوں پھر آپ دوسرے کوشچن کو آنسر کیجیے گا. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام, میں شادرہ سے بات کر رہا ہوں, نصیر احمد. جی کہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ بچے جو ہیں کچھ ایسی ٹپس بتائیے کہ بچے جو بھی کہتے ہیں وہ اس کے نیگیٹو میں جاتے ہیں,
हम अच्छा। चाहते हैं कोई भी इनकी इस्लाह करना चाहते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि शायद हम उनके ना दुश्मन हैं, वो हमारी बात को ना सही तरह फॉलो नहीं करते बच्चे। उम्र ज़रूर बताइएगा प्लीज़ बच्चों की। डॉक्टर साहब उसकी उम्र है तकरीबन 30 ईयर, अच्छा, सॉरी 20 ईयर। ठीक। अच्छा ठीक है, ओके, राइट। पूछते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड डेफिनेटली 30 साल या 40 साल का भी हो, माँ बाप के लिए तो बच्चा बच्चा ही होता है, लेकिन ये वाली कंडीशन, अच्छा मैं पिछले वीक में ये दूसरी तीसरी कॉल रिसीव कर चुकी हूँ जहाँ पर एक फादर आकर जो है वो ऑनलाइन कंप्लेन करते हैं कि ना बच्चे मेरी इज़्ज़त नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते। अच्छा मुझे तकलीफ़ पता है क्यों होती है इमरान भाई? मैंने देखा है माएँ तो फ़ोन करती हैं, औरतें तो इमोशनल हो जाती हैं, बच्चों की शिकायत भी कर देती हैं, लेकिन मर्द बड़ा मजबूत होता है, वो शिकायत नहीं करता या वो ये नहीं बताता कि मैं तकलीफ़ में हूँ। लेकिन ये हो रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से कि मर्द आते हैं और आकर बच्चों की या उनकी बात करते हैं कि वो मुआशरा इस तरफ जा रहा है। मैं ये चाहूँगा कि इनके सवाल के जवाब डॉक्टर साहब जो है वो दे जी। दें। मैं सिर्फ एक, क्योंकि मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि शायद मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा। मैं 26 साल से अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिस कर रहा हूँ। काउंसलिंग के कनाडा से स्टार्ट किया था। मैंने अभी तक यकीन माने, अब आई डोंट नो कितने सैकड़ों केस देख लिए होंगे अब तक इसी की रिलेशनशिप के अंदर, जिसमें पेरेंट्स एंड बच्चों के रिलेशनशिप में, और डेली के मेरे पास इतने ही केसेस आते हैं जो कांस्टेंट अब यही जो सवाल आ रहे हैं। मैंने आज तक बच्चों को कसूरवार नहीं पाया, ठीक है? अच्छा। मैंने आज तक बच्चों को कसूरवार नहीं पाया। राइट। जब हम झांकते हैं ना अपने अंदर बहैसियत वालिद, जो अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया और हमने बच्चा पैदा किया और हम समझते हैं कि हम सब कुछ हो गया और ट्रेनिंग भी हो गई और पेरेंटिंग भी हो गई और स्किल्स भी लर्न हो गए, हम बहुत शदीद कोताहियाँ पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं और ज़माने के तहत इससे भी ज़्यादा जो है वो कर रहे हैं। मैं एक सीधी सी बात ये कहता हूँ कि जी मेरा 26 साल का बेटा है, उसको हम कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि बेटा आप कुछ बता दें कि आप कहाँ शादी करेंगे, आपकी उम्र हो गई शादी कर लेनी चाहिए, आपके बाप ने 25 में की थी, आपको 1 साल ज़्यादा हो गया, मुझे फिक्र हो रही। कह रहे जी जहाँ मम्मा कहेगी वहाँ करूँ। अब ये कैनेडियन बॉर्न बच्चा, वेस्टर्न क्वालिफाइड बच्चा, यूनिवर्सिटी गोइंग पढ़ा लिखा बच्चा, अपना एक एंटरप्रेन्योर बच्चा, जहाँ मम्मा कहेंगे वहाँ करूँ। तो ये बच्चे भी तो हमारे माशरे में ना, तो आखिर क्यों है, राइट? आखिर क्यों ज़रूर ऐसी माँ ने कोई ना कोई तो ऐसी तरबियत की है ना उसकी, जो कह रहा है जी माँ कहेगी मुझे देखनी नहीं है, जहाँ माँ कहेगी। तो आखिर इसका मतलब है ये भी तो हमारे ही माशरे के बच्चे हैं ना। हम इतनी शदीद कोताही जो है वो कर रहे हैं, इतनी शदीद कोताही कर रहे हैं कि मैं बता नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि इनका जवाब अगर डॉक्टर साहब दे तो ज़्यादा जो है वो बेहतर राइट। होगा। अच्छा मुझे ब्रेक लेना है या अभी टाइम नहीं हुआ तो मैं डॉक्टर साहब से बात कर लूँ? अच्छा ठीक है जी, डॉक्टर साहब आंसर देखिए डॉक्टर इमरान की बात बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बच्चा अब आपकी बात नहीं सुन रहा। प्रॉब्लम इससे 20 साल पहले 30 साल पहले था, जब आप बच्चे की बात नहीं सुन रहे थे। जब ये बच्चा वाह, छोटा वाह, था, क्या जबरदस्त। जब बच्चा छोटा था, 2 साल का था, 3 साल का था, आपने कहा मैं बिज़ी हूँ बाद में बात करेंगे। उसने कोई सवाल पूछा, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। माँ के पास गया, माँ ने कहा मैं अभी खाना बना रही हूँ। 2 दफ़ा माँ से पूछा, माँ ने डांट दिया, झाड़ दिया। जब हम बच्चों की बचपन में उनकी बातें नहीं सुनते हैं, उनकी बातें क्लियर नहीं करते हैं, उनको टाइम नहीं देते हैं, तो बच्चे फिर अपनी गाइडेंस और रहनुमाई के लिए घर के अलावा सोचते हैं। कभी वो अपने कज़न से पूछते हैं, कभी मोहल्ले के लड़कों से, बड़े बहन भाइयों से पूछ लेते हैं, स्कूल के लोगों से पूछ लेते हैं, और फिर बच्चा ये आदत अपना लेता है कि मुझे सही गाइड करने वाला शख्स इस घर में नहीं, घर से बाहर है। फिर वो माँ बाप की बात नहीं सुन रहा होता है। सही। सो जब आपने बचपन में बच्चों को टाइम नहीं दिया होता है, आप जितने भी बिजी माँ बाप हैं, आप जितने भी बिजी पेरेंट्स हैं, बच्चा स्टार्ट के अंदर अपनी ज़िंदगी में नई जब क्यूरियोसिटी लाइफ की आती है तो वो सवालात सबसे पहले अपने घर के फैमिली मेम्बर से करता है। ट्रू। जब वहाँ से जवाब नहीं मिल रहा होता है, फिर वो माशरे के दूसरे पैरामीटर्स पे जाता क्योंकि है। उसको तो जवाब चाहिए। जवाब चाहिए, उसको तो और जवाब। वो क्यूरियस नेचर है। अच्छा कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप अगर बिज़ी हैं और बच्चे को आपने मना भी कर दिया है कि बेटा अभी मैं बिज़ी हूँ, तो बाद में जब आप फारिग हों बच्चे को बुला के पूछें कि बेटा आपने उस वक्त क्या सवाल पूछा था, उसको गाइड करें। बहुत दफ़ा माँ बाप बच्चों को डांटना अपना फ़र्ज़ और हक समझते हैं, लेकिन डांट के बाद उस मौजू को समझाते नहीं है, गाइड नहीं करते। राइट। और आपने अगर देखा हो कि अगर सबके सामने भी या तन्हाई में भी आप एकदम से बच्चे को झड़क दें तो वो बड़ा फील करता है, उसको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट उस एज में भी उस बच्चे की बहुत होती है कि जी मुझे क्यों डांटा और सबके सामने मुझे ऐसे टोक दिया। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं रफिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी रबिया कहिए। और मेरी ये मसला है कि मेरे मियाँ मुझसे पहले उन्होंने शादी पहले ही कर ली थी दूसरी, अब सब कुछ क्लियर हो गया, फिर भी वो मुझसे बात ठीक से नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनते, मेरी बात पे तवज्जो नहीं देते। और मैं जहनी टेंशन की मरीज़ हो गई हूँ और मेरे बच्चे हैं वो भी मुझसे बलजन हो गए हैं।
आपकी बेटियां आपसे बदजन हो गई हैं, क्यों? जी बेटे बेटी सारी बात है, जब लड़ाई झगड़ा रहता है, जहनी सुकून नहीं है मुझे। 5 वक्त की नमाज भी पढ़ती हूँ, वज़ाइफ वगैरह भी करती हूँ, फिर भी सुकून नहीं है। तो मैं क्या ऐसा करूँ कि मैं अपने मियाँ को खुश करूँ, उनको अपनी तरफ मतवज्जो कर सकूँ, उनको अपनी बात मनवा सकूँ, उनको मैं समझा सकूँ कि गलत रास्ता है, वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। उसको छोड़कर भी उस औरत के पास जाने से मना नहीं होते, उसको पैसे वगैरह भी देते हैं और गलत ताल्लुकात भी उनके साथ भी हैं। इनसे दूसरी छोड़ शादी भी कर ली है, कर रहे हैं? नहीं, शादी कर चुके हैं वो दूसरी शादी करके डिवोर्स भी दे दी है, अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ते वो। अच्छा, और आपको मतलब घर का खर्चा वर्चा या ये सब बच्चियों का ख्याल करते हैं? हाँ वो तो है, वो सब खर्चा भी करते हैं, ख्याल भी आपके करते हैं, साथ पर ठीक ये नहीं है उनका रवैया मेरे लेके? साथ ठीक नहीं है, मेरी बात ही ठीक से सुनते, जब मैं कोई बात करती अच्छा हूँ ना, ठीक है, तो वो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, ठीक है, ओके राइट। राबिया बीबी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आप अपनी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अपना दुख इस तरह से किसी के साथ शेयर करना। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि यहाँ ऐसी बात हो कि आपके दिल को भी सुकून मिल सके और कोई रास्ता भी हम निकाल सके। मैं एक मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह आपके इस मसले पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ज़हनी सेहत कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, और अगर आपकी ज़हनी सेहत सफ़र कर रही है तो यकीनन आपको मदद की ज़रूरत है और आपका हक़ है कि आप उस पर काम करें। जैसे पेट में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, हम दवा भी लेते हैं, अक्सर जो है वो कहते हैं हल्का सा दबा लो, कोई कावा पी लें, मुख्तलिफ़ तरह के ट्रीटमेंट्स के बाद फिर हम मेडिसिन पे जाते हैं। इसी तरह से ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए भी बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पॉजिटिविटी है। एक कॉलर भी थी, उनका जो मसला था, मैं चाहूँगी उस पर थोड़ा सा मैं डॉक्टर साहब और इमरान भाई से बात कर लूँ। फिर मुझे योगी भाई से एक चीज़ पूछनी है कि कहते ये हैं कि योगा में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मेंटल को रिलैक्स करती हैं, आपको सुकून देती हैं। वो क्या चीज़ें, क्योंकि वो खातून ये कह रही थी कि मुझे ज़हनी सुकून नहीं मिल रहा, तो आप उसके लिए क्या मेडिटेशन और क्या चीज़ें कर सकते हैं? मैंने भाई आप कुछ जी, मैं इनका जवाब दे दूँगा, लेकिन आप जब योगी से वजह से सवाल पूछेंगे तो इस सवाल का इजाफा कर लीजिएगा या प्रोग्राम में ज़रूर इजाफा कर लीजिएगा कि एक सेहतमंद जिस्म भी एक सेहतमंद जहन के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज कोई नहीं करना चाहता मुझ समेत कोई नहीं करना चाहता, ईमानदारी से कोई दिल नहीं करता एक्सरसाइज करने का। तो कम से कम वक्त में हिलजुल करके कुछ मामला हो सकता है, वो ज़रूर बता दीजिएगा। देखिए मेरी बहन, हम इस माशरे की जिस इखलाकी ज़वाल पजीरी की तरफ जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजूहत ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता बेहिसी से होते हुए और उस मकाम के ऊपर पहुंच गए जहां हम इज्जत से भी नहीं डरते। ठीक है, ठीक है, एक बिल्कुल एक पतले दुबले छोटे से बच्चे से दुनिया डरने लग गई थी। हमने देखा इस कराची शहर के अंदर कि वो डाउन हो गया, उसको एक चमाट मारे तो शायद 3 सड़क पार में जाके गिरेगा। वो इज्जत से डरना बंद कर दिया उसने अपनी माँ बहन की इज्जत से, भाई बहन की इज्जत से, घर की इज्जत से डरना शुरू कर दिया। वो खतरनाक गुंडा बन गया। ये भी इधर ही हम जा रहे हैं, पूरा का पूरा माशरा। कोई पट्टा डालने वाला नहीं है, ना मर्द को ना औरत को। फर्स्ट कोई पट्टा डालने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है कि तुम्हारे घर के अंदर अगर एक बच्चे बैठे हुए हैं तो तुम ये दूसरी तरफ ये ऐसे काम क्यों कर। देखे ना, देखे गैर अखलाकी हरकत पे कोई उसको रोकने वाला, कानूनन भी कोई रोकने वाला नहीं। दूसरी तरफ जो है वो बड़े बांगे दोहल में कह रहा हूँ, वो जो खातून है वो उनको कैसे अपने घर में आने दे रही है, जो कि अब उसकी शरई तौर के ऊपर उसके निकाह में नहीं है। इस बहन का लेकिन प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही है ना हमारी इस बात से। मैं इस बहन को ये बात समझाना चाहूँगा, या मैं अपनी इस बहन को एक गुजारिश ये करना चाहूँगा, हकीकत पसंदी, राइट, जज्बात बिल्कुल सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें पसंद नहीं है, जो नहीं हो रही। मैं क्या करूं, कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, बंदूक तो नहीं उठा सकता ना, आवाज़ ही उठा सकता हूँ ना। तो मुझे उस हकीकत पसंदी पर आना चाहिए कि मेरा इख्तियार कहाँ तक है। एक दूसरी बात ये कि ये जो मुस्तकिल शिकवा कर रही हैं उससे कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा। मुस्तकिल कंप्लेन कर रही हैं, मुस्तकिल अपना खून जला रही हैं, बच्चों को भी बार पीट रही हैं, बच्चे इनसे, उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। हमने नॉर्मली ये देखा है कि ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये बहुत तल्ख सबक सिखाती है इस तरह के लोगों को, बड़ा तल्ख सबक सिखाती है, और फिर वो पलट के आ जाता है। तो जहाँ पे ये नरमी का रवैया होगा, जहाँ पे थोड़ा सा सुलह जोई का रवैया होगा, हालात इसके मुकाबले में कम से कम बेहतर होंगे रादर देन इस शिकवे के मुकाबले। सही, तो जब लफ्ज़ों की कदर ना हो तो खामोशी बेहतर है। खामोशी बेहतर है। और अपने आप देखें, आपने बहैसियत एक बीवी और एक बहैसियत माँ जो अल्लाह को जवाब देना है,
उस खिदमत को जारी रखें, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर उसमें कुछ बेहतरी का मामला फरमाएगा। ओके, राइट। एक और कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सना कैसी हैं? याहिया बात कर रहा हूँ। मैं ठीक हूँ। याया, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो पहले आपके तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम करना चाहूँगा और दादा को स्पेशली खुसूसी सलाम हो। देखिए बात ये कि सना डॉक्टर इमरान जो है ना वो सबको मैं आपको पता तवील अरसे से इनको देख रहा हूँ, लेकिन इन लोगों की खूबसूरत ये है कि ये प्रोफेशनल जरूर है लेकिन इनका मकसद माशरे की इस्लाह भी है। डॉक्टर इमरान साहब की मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो लगी लिपटी बात नहीं करते। अभी बच्चों के हवाले से मैं क्योंकि वसी मौजूद, लेकिन मैं एक बात से ये कहना चाहूंगा, देखिए रवैये जो है ना वही रिश्ते मजबूत करते हैं। आप वालिद हो, बाप हो, बेटे हो, भाई, लेकिन रवैये की ही बुनियाद पे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। हम लोग डिफाइन ये जरूर करते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए, बच्चों को कैसे ओबीडिएंट होना चाहिए, लेकिन हम ये डिफाइन कभी भी नहीं करते कि बाप का रवैया क्या होना चाहिए बच्चों के साथ। बाप, अगर आपने अल्लाह ने आपको बाप बना दिया तो आप डिक्टेटर तो नहीं बन सकते ना। अपने बच्चों के मसाइल को समझिए, उनको इनायत उनको कॉन्फिडेंस देना आपका अपना काम है। दूसरा मैं डॉक्टर साहब से भी ये पूछना चाहूंगा और वजाद भाई से पूछना चाहूंगा, देखिए बात है कि आजकल का स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि इतने मसाइल हैं। मेरे जैसे आदमी मैं बहुत कंट्रोल करता हूँ, लेकिन मैं भी फ्लेयर अप हो जाता हूँ, ट्रैफिक में जाता हूँ, यानी बदनजमी देखता हूँ, कहीं लाइनों में बदनजमी देखता हूँ, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, सर बहुत मुश्किल हो जाता है। आप मुझे बताएं कि इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ? ठीक है, राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इतने मुहर्रिकात हैं, ट्रिगर करते हैं जो हमारे मूड को, तो उसको डेफिनेटली। एक और कॉलर का भी सवाल ले लेते हैं, फिर एक साथ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मैं अस्मा बात कर रही हूँ बीबी खान से। जी अस्मा जी, क्या सवाल है आपका? जी मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाह रही हूँ कि चंद साल पहले ना मेरे शौहर की जॉब खत्म हो गई। ठीक है। तो ना उसकी वजह से इतनी टेंशन मुझे होती है, इतनी हद से ज्यादा, हत्ता के सोते में भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरा दिमाग घूम गया है, मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरे पट्टे भी बहुत ज्यादा वीक हो रहे हैं, मतलब जोड़ वगैरह जिस्म में जान नहीं रहती, जहनी टेंशन की वजह से। राइट। और दुआ भी बिल्कुल कबूल नहीं होती, चाहे जितने वजीफे कर लो, नमाज़ें पढ़ लो, अल्लाह ताला से जितनी माफी मांग के थक गए हैं, लेकिन कोई भी मतलब है नहीं हो रहा इसका हल, कोई नहीं राइट, दिखाई बहुत दे रहा। बहुत शुक्रिया अस्मा बीबी। लेकिन शिकवा तो किसी सूरत नहीं करना चाहिए, और वो भी उस ज़ात से जो सांस चल रही है, आप बात कर रही हैं, सो मेरे ख्याल से बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन योगी भाई आप, मैं क्योंकि याया भाई ने बात की थी, उसके बाद इस हवाले से मैं डेफिनेटली इमरान भाई से भी बात करूँगी। जी आप क्या कहेंगे? क्योंकि सवालात भी हो गए, गुफ्तगू भी हुई, तो उसके हवाले से मैं समझता हूँ कि एक मजमूई बात ये कही जा सकती है कि देखिए नफ्सियाती अमराज या इस तरह के मामला उसी जगह पैदा होते हैं जहाँ आपस में राब्ते ना हो। हम कम्युनिकेशन में नहीं हैं। हम रात को खाना साथ नहीं खाते, प्लेटें अलग ले जाके खा लेते हैं। इस्लाम ने बताया कि आप खाने का तरीका, सब बैठ जाते हैं, दुख दर्द भी। वो जो माहौल था ना जिसमें एक घर में बड़ा होता था, तायबू होते थे, वो सबको डांटते थे, वो ख़त्म हो गया। अब तो घरों में जो दरख्त भी नहीं है कि उसके साए में लोग बैठ जाएं। हमने जो महफिल अपने दरमियान लोगों की कम्युनिकेशन थी वो दूर की है। बहुत प्यारी बात की, एक जगह खामोशी भी एक टेक्निक है, लेकिन गुफ्तगू जो है वो आपस के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं ना उनको बहुत ख़तरनाक लेवल पे ले जाने से पहले अगर हो जाए तो उसकी हल भी वही है। एक बात ये थी, और दूसरी बात ये है जो मैं कहना चाहता हूँ, मैं क्योंकि खुद पेरेंटिंग पे एक प्रोग्राम कराता हूँ, ग्रूम योरसेल्फ बिफोर ग्रूमिंग योर चाइल्ड। अपनी तरबियत कीजिए अपने बच्चों की तरबियत से पहले। ये क्या तरीका है कि गैर तरबियत याफ्ता लोग बच्चों की तरबियत पे लग गए। आप गाड़ी चलवाते हैं तो उसको पहले लर्निंग लाइसेंस देते हैं, वो संभालता है कि मोटरसाइकिल भी चलानी तो पहले लर्निंग लाइसेंस लेते हैं, यानी पहले सीखना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। हमने बच्चों को बड़ी प्यारी तरबियत देना शुरू की। अच्छा, तरबियत भी कहाँ से देते हैं? पेरेंटिंग की किताब उठा लाते हैं, 150 रुपये की पेरेंटिंग की किताब, पूरी नस्ल को पैदा जनाब अब हम पालेंगे। हरगिज़ गलत है। अगर पेरेंटिंग देखनी है तो फिर मदीने जाना पड़ेगा, जहाँ पे एक शहजादी बीबी फातिमा अलैहिस्सलाम अपने 2 शहजादों की तरबियत दे रही हैं। इस पे कोई किताब ही नहीं लिख सका आज तक, बता ही नहीं सका। वहाँ पे मार तो नहीं पड़ी थी, वहाँ तो तख्ती का मामला था। 2 तख्तियाँ आई थी, अब्बा मामा ये बताइए ये अच्छी है कि ये अच्छी है। माँ ने कहा मुझसे मत पूछो, अपने बाबा से पूछो, ये बाबुल इल्म है। और बाबुल इल्म अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस घर में नाना मौजूद हैं, अल्लाह का नबी मौजूद है, बेटा मुझसे क्यों पूछते हो, नाना के पास जाओ। और नाना के पास जाते हैं तो नाना जो रहमतुल लिल आलमीन है, ये सोचते हैं कि अगर इसको कह दिया तो दिल टूटेगा, उसको कह दिया, वो दिल नहीं तोड़ते हैं, कहते हैं ये मामला अल्लाह पे छोड़ते हैं।
اور اللہ نے کیا سوچا ہوگا، اس وقت کیا ہوا ہوگا اس بارگاہ میں کہ جب وہ جو دانہ منہ میں تھا وہ اچھال کے کہتے ہیں یہ دانہ جس پہ گرے گا اس کی تختی اچھی، وہ دانہ اوپر جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو 2 ٹکڑوں میں ڈالتا ہے. اس گھر میں آج تک کسی کو ہاتھ نہیں لگا. ہم یہاں مارتے ہیں پیٹتے ہیں، ہم کہتے ہیں تربیت کر رہے ہیں، ہم نے گھر میں وہیں تو فساد پیدا کیا. جس بچے کو ہاتھ پڑ گیا وہ انتظار کر رہا ہے کہ بس میں 18 سال کا ہو جاؤں، اس کا بدلہ تو لینا ہے. اب وہ گفتگو سے لے، رویوں سے لے گا. رائٹ ویری ٹرو. اور بیٹھ کر ساتھ کھانا کھانا، وہ جو ماں ہے نا اس کو اب وہ اپنے بچوں کے نوالوں کا انداز بھی دیکھتی ہے، وہ بچہ کیسے کھا رہا ہے اس کو وہ بھی محسوس ہوتا ہے. تو میں نے خود اپنے گھر میں دیکھا، اماں کہتی ہیں کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے آج؟ صرف نوالا بنانے سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار کیسے چھپاؤ اماں سے، کھانا کھانے سے بھی ان کو پتہ چلتا ہے. آئی کانٹیکٹ سے وہ سمجھ جاتی، نہ کر رہے ہو تو وہ کہتی نہیں کچھ ہے، کوئی مسئلہ ہے. جب تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ پھر وہ پاس آ کے بیٹھتی ہیں، پھر پوچھتی ہیں کی ہویا، کچھ کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے. تو یس، پیرنٹس کا بڑا اہم کردار. ایک اور کالر بھی ہیں لیکن وہ جو پہلے سے کالر تھی خاتون، ان کا بھی جواب ہمیں لینا ہے. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام بتائیے. عبداللطیف خان. جی سوال آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال ہے کہ مجھے بجاج صاحب سے کہ میں نے سانس بہت بھولتا ہے، اس کے لیے مجھے کچھ یوگا کرنا ہے. آپ دوبارہ سوال کیجیے اپنا. سانس بہت پھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے، میں انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں یوگی بھائی سے پوچھتی ہوں سانس کے حوالے سے. اچھا عمران بھائی، میں نے توبہ کر لیا ہے اور میں نے دعائیں بھی کی ہیں، میں وظیفے بھی کرتی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ میری دعائیں نہیں قبول کر رہا ہے. مسئلہ کیا تھا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی، کیا ہوا ہے؟ مسائل ہیں، وہ فائنینشیل اسٹیٹس خراب ہو گیا ہے، میرے شوہر کی نوکری چلی گئی ہے، سو میں اس لیے پریشان ہوں. میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں 52 سال کا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میں انتہائی ایک حقیر کیڑا تھا اس وقت بھی مجھے رزق دیا، اور اس ساری تگ و دو کے بعد، ساری دنیا دیکھنے کے بعد 14-15 دن میں نے فاقہ بھی دیکھا ہے. اس کے بعد آج اللہ نے مجھے ایک بہت بڑے مقام کے اوپر بھی جو رکھا ہے. تو میں تو سائنس پڑھانے والا ایک عام سے طالب علم ہوں، شماریات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اسٹیٹسٹکس فارمولے کے حساب سے کہہ رہا ہوں. جس نے 52 سال دیا ہے وہ کل نہیں دے گا، بے شک دے گا، وہ کل نہیں پالے گا. اچھا وہ کم زیادہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ یہ بات بڑی زبردست کہتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم خوش ہوتے ہو تو ہمارے پاس نہیں آتے ہو، جب ہم انعام دیتے ہیں تو ہمارے پاس پلٹ کے نہیں آتے ہو. جبکہ فارمولہ سنے قرآن کا کہتا ہے جو شکر کرتے ہیں میں ان کو اور زیادہ دیتا ہوں. اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ جتنا شکوہ کریں گے تو ہمیں اور زیادہ ملے گا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بہن آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ اس کے کلی مالک ہیں، اور میں آپ سے درخواست کروں تو درخواست کا طریقہ بھی ہونا چاہیے. میں اس کا مالک تو نہیں ہوں، میرا حق بھی نہیں ہے. اس نے کہا آپ درخواست کرو گے میں دوں گا. اب میں درخواست کرنے کے بجائے میں تو ڈیمانڈ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرے، ہمیں ہدایت دے. اللہ میرے کو تم نے رینٹ پہ لیا ہوا ہے، امپلائی رکھا ہوا ہے. اگر میرا کام ہو گیا تو ایک صدقے کا بکرا دوں گا، اور نہیں ہوا تو نہیں دوں گا. اگر میرا کام ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا شکرانے کی، نہیں ہوا تو نہیں پڑھوں گا. اگر 3 دن میں کام ہو گیا، یعنی آپ ذرا اندازہ تو کریں ڈیمانڈ. اگر 3 دن مطلب امپلائی کو بلا کے بھی کہہ دے نا 3 دن میں کام نہیں ہو تو بھائی پیسے ویسے نہیں اٹھاؤ، اپنا سامان پیک کر. سر یہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ کلی مالک ہے، کلی اختیار ہے. اور اس شکوے کے بعد، اسی لیے تو وہ رحمان ہے، اس شکوے کے بعد بھی دے رہا ہے. تبھی آپ نے بہت اچھی بات کی تھی، سانس دیا ہے نا اس نے. خوراک اگر میرے پیٹ میں ہوگی تو میں بات کروں گا نا. اگر تھوڑی سی کم ہو گئی، اگر آج میں نے اپنی تھوڑی سی گنجائش کو سیٹ کر لیا، تھوڑی سی میں نے قناعت کر لی. ہر گھر کے اندر، میں دوبارہ بات کر رہا ہوں، میجورٹی کے اندر جو ہم لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کی ضرورت سے آج بھی زیادہ ہے. صحیح. اچھا یہ سب میرے بڑے اور میرے مطلب بہت محترم لوگ ہیں، لیکن صرف ایک جملہ کہنے کی جو ہے وہ جسارت کروں گی کہ بہن یہ تو یقین کر لیں کہ اللہ ناراض نہیں ہے. کیونکہ جب رب ناراض ہوتا ہے نا، نہ وہ رزق چھینتا ہے، نہ وہ عزت لیتا ہے، نہ وہ شہرت لیتا ہے، وہ انسان سے نا سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. لیکن آپ کے پاس وہ توفیق موجود ہے تو آپ بہت ہی مالا مال شخصیت ہیں میری نظر میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ صاحب ترتیب بنائے، ہم سب کو
सजदे करने वाला बनाए, अब हाज़िरी लगाने वाला, हाज़िरी हम बस वो कहते हैं ना आ जाता है ये टाइम पर, स्कूल आ जाता है, रोज़ आता है, इस पे भी उस्ताद खुश हो जाता है। तो ये तो ना सोचे, मैं बहुत ही कोई कुछ ना समझे मुझे, लेकिन मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है तो मामलात कुछ और हो जाते हैं। तो अभी भी मैं भी आपके लिए दुआ करती हूँ, आप भी अपने लिए दुआ कीजिएगा। डॉक्टर साहब से मुझे बात करनी, एक और कॉलर में शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? ओके, आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी जल्दी होता है कि हम बहुत जल्दी शिकवे शिकायतों में चले जाते हैं, और हम कहते हैं मेरा तो नसीब ही ख़राब है, मैं तो हूँ ही बुरा, मुझे इज़्ज़त नहीं मिलती। ये कौन सी इज़्ज़त है जिसके लिए हम पूरी ज़िंदगी डिमांड करते रहते हैं कि मुझे इज़्ज़त नहीं दे रहे, मुझे इज़्ज़त? जिनके साथ आप रहते हैं उनसे डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको इज़्ज़त मिले या आपको सारी चीज़ें मिले। तो एक ख़ातून के हवाले से भी, वैसे ओवरऑल पर्सपेक्टिव में हम बात करें तो क्यों इतने ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हम? क्या ये भी मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम बेटा है? इस सवाल में अगर ये भी ऐड करा लो, डॉक्टर साहब इसको भी इशारा कर दीजिए, क्योंकि बहुत कॉलें हैं मुझे मालूम है, जी, बहुत और कॉल्स ज़हनी हैं। सेहत के प्रोग्राम में अलामात वाला पोर्शन निकल जी, जाएगा जी, ना, जी, तो जी। इसके बाद वो उसको भी ज़रा ऐड कर दीजिए कि कौन सी अलामात हैं जो तवज्जो के तलब। देखें, बहुत ही खूबसूरत बातें हुई हैं। मेरा ख़्याल है ये सारी बातें बहुत रिफ़्लेक्ट करती हैं कि किस तरह से ये मामलात होते हैं और कैसे इन मामलात पे काबू पाना चाहिए। लेकिन एक इसका और पहलू भी है। वो क्या? वो पहलू ये है कि आपकी, मेरी, डॉक्टर इमरान की, वजह साहब की, हमारे दिमाग की केमिकल मेकिंग में भी कुछ ना कुछ फ़र्क है। ठीक है। और ये जेनेटिकली भी हमारे केमिकल मेकिंग में आता है। मिसाल ठीक के है। तौर पे अगर मेरे ब्रेन में सेरोटोनिन एक हमारा केमिकल है जो हमारी खुशी को, हमारे जज्बात को, हमारे एहसासात को कंट्रोल करता है, अगर वो कम है, आपके ब्रेन में निकोटीन की डिस्टर्बेंस है, वजह साहब के ब्रेन के अंदर एसिटाइल कोलिन की डिस्टर्बेंस है, डॉक्टर इमरान के ब्रेन में सारे केमिकल बिल्कुल ठीक हैं। अब हम चारों के चारों लोग एक ही तरह के स्ट्रेस में जब आएंगे तो मुझे चांसेस है कि डिप्रेशन हो जाएगा, वजह साहब के लिए चांसेस है कि शायद वो थोड़े से एंशियस हो जाएंगे, आपके लिए चांसेस है कि आप थोड़ा सा फोबिया का शिकार हो जाएंगी। Okay. डिफरेंट केमिकल की बुनियाद पे। राइट। तो आपकी दो कॉलर्स के लिए तो मैं बड़ा क्लियर हूँ कि जिन्होंने सब पहली कॉल की थी, जो जिनके Husband हस्बैंड का दूसरी problem तरफ थे, था। और दूसरी वाली जो कह रही थी नमाज भी पढ़ती हूँ, दुआ भी मांगती हूँ, लेकिन सुकून नहीं मिलता। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई दिमाग का विटामिन की तरह का केमिकल, जब मैं ये विटामिन की तरह का केमिकल की बात कर रहा हूँ तो हमें ये भी समझना है कि खुदा ना खास्ता ये बीमारियाँ कोई पागलपन नहीं है, कोई ठीक है। 90% से ज़्यादा क्लाइंट जो हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं, नफ्सियाती क्लिनिक्स के अंदर, वो कतई तौर पे नफ्सियाती बीमार नहीं होते हैं, पागलपन का शिकार नहीं होते हैं। बल्कि मेरी ये आदत है कि मेरे क्लिनिक में मेरी काउंसलिंग का स्टार्टिंग जुमला मरीज़ की पूरी बात सुनने के बाद यहीं से करता हूँ कि आप इस बात की तसल्ली रखिए कि आपको किसी किस्म की नफ्सियाती बीमारी या पागलपन का शिकार नहीं है। और आप यकीन करेंगी कि ज़्यादातर मरीज इतना बड़ा रिलीफ करते हैं और अपने साथ आए हुए अटेंडेंट को कहते हैं देखो तुम मुझे ये कहते थे। क्योंकि हमारे यहाँ बदकिस्मती यह है कि साइकियाट्रिक इलाज या आप किसी स्ट्रेस और प्रेशर का शिकार हैं तो लोग उसको गाली के तौर पे लेते हैं कि आपने, अगर आप किसी को कह दें साइकियाट्रिस्ट को विजिट करें। डॉक्टर साहब ब्रेक मुझे लेना है हेडलाइंस का, उसके बाद अलामात पे भी बात होगी, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि वो विटामिन कम हो जाता है उसका इलाज क्या होगा, और इन्होंने एक बहुत जुमला खूबसूरत कहा था कि पूरी बात सुनता हूँ। तो यार पूरी बात सुन लिया करें, बाद में जवाब दिया करें ताकि अगला थोड़ा सा मुतमईन हो जाए। ब्रेक लेंगे, मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और ज़हनी सेहत बहुत ज़रूरी है और सबका हक़ है, इसी हवाले से आज आप एक स्पेशल प्रोग्राम देख रहे हैं। योगी वजाहत हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर इमरान हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब क्योंकि वक्त की कमी है, कॉलर्स भी आ रहे हैं, मौजूद हैं। ये बताइए कि एक तो साइकाइट्रिस्ट है, एक साइकोथेरेपिस्ट है, ठीक है, इन दोनों की ज़रूरत कब पेश आती है? कौन सी अलामात वाज़ेह होती हैं कि इंसान जो है वो फिर डॉक्टर के पास है? देखिए, बहुत बारीक लाइन है। मैं किसी दुख में मैं होऊंगा तो मुझे डिप्रेसिव वाली फीलिंग मौजूद होगी। ठीक है। लेकिन अगर डिप्रेसिव फीलिंग की वजह से या एंजाइटी की वजह से या टेंशन की वजह से या स्ट्रेस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या मेरे आसपास लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, या मेरे प्रोफेशनल परफॉर्मेंस डिस्टर्ब हो रही है, तो मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। और जब हम हेल्प की बात कर रहे हैं तो इसका लाजमी मतलब नहीं है कि मुझे दवाइयों की ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
دیکھیں بہت سے لوگ ایک بہت کامن سوال پوچھتے ہیں کہ ہم اپنی ذہنی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیا کریں. کیا کریں؟ سب سے اچھی بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذہنی صحت ٹھیک رہے اور آپ کے آس پاس لوگوں کی ذہنی صحت ٹھیک رہے، تو لوگوں کی بات سننے والے کان پیدا کیجئے. اللہ تعالیٰ نے بھی قدرتی طور پہ ایک زبان اور دو کان دیے. اس کا مطلب ہے ہماری معاشرتی، ذاتی، فیملی کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس لوگوں کی بات کو سنیں زیادہ اور سنائیں کم. جب ہم لوگوں کی بات کو سن لیتے ہیں تو بہت سارے اسٹریس، بہت ساری علامات جو ہماری ذہنی بیماریوں کی علامات ہوتی ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کسی کی بات سننے کے باوجود وہ ذہنی علامات ٹھیک نہیں ہو رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی ہیں، پھر ہمیں پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے، یعنی سائیکو تھراپسٹ یا سائیکیاٹرسٹ کی. اور پھر ایک سائزیبل نمبر ہے مریضوں کا جن کو دوائیوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جن کے جینیٹیکل میک اپ میں جو دماغ کے وٹامن کی طرح کے کیمیکل جن کو ہم نیورو ٹرانسمیٹرز کہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو ان کو بھی ریسٹور کرنے کی ایک اور ضرورت ہے. کانسیپٹ بھی ہے کہ جب دوا کی بات آتی ہے تو جی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، اس نے وہ دوائیں دی کہ بس میں تو سوتی رہتی ہوں یا میں سوتا رہتا ہوں اور بس یہ ہے کہ میں سلا دیتی ہیں وہ مجھے دوائیں. یہ بات آپ کی کسی حد تک ٹھیک ہے، کیونکہ عمومی طور پہ جب مریض رپورٹ کرتے ہیں ہمارے فیملی فزیشنز کو، تو آج بھی ایسے ہی ہے کہ فیملی فزیشنز ان سارے باتوں کو سننے کے بعد ایک ہی کنکلوژن نکالتا ہے کہ مریض کی نیند کم ہے تو نیند کی گولی دے دی جائے. ماڈرن سائیکائٹری میں آج 20-25 سال ہو گئے اس طریقہ علاج کو ریپلیس کر دیا ہے. جتنی دوائیاں ان وائٹامنس کی طرح کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہوتے ہیں ان کو ریپلیس کرنے والی ہیں، ان میں سے کوئی نیند کی گولی نہیں ہوتی، کوئی نشہ آور گولی نہیں ہوتی، کوئی عادت والی گولی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ تر دوائیاں جو ان امراض کے لیے آج کل استعمال ہوتی ہیں وہ مارننگ ٹائم میں ناشتے کے بعد دی جاتی ہیں. اور وہ آپ کی کیمیکل بیلنس کو بیلنس کرتی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ لائف کے جوائے کو فیل کر سکیں، رائٹ، زندگی کی طرف لوٹ سکیں. کالر بھی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. آپ سب کو سلام میری طرف سے. وعلیکم السلام. جی بیٹا مجھے ڈاکٹر مجاہد سے بات کرنی ہے. جی سن رہے ہیں آپ کو، کہیے. السلام علیکم مجاہد صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سر، میں نے میری بیٹی نے آپ کو سینڈ کیا تھا، وہ مجھے ایک آپ سے چاہیے تھا. آپ نے ایک مرتبہ آپا ناہید کے ساتھ پروگرام کیا تھا نا، وہ ہار سنگار کے پودے کے بارے میں، تو مجھے تو وہ آپ بے شک نیٹ سے میری بیٹی کو سینڈ کر دیں، یا اگر ابھی کچھ گائیڈ کرنا چاہے تو بتا دیں. بہن میں بالکل آپ کی بات کو معافی چاہتا ہوں یا کاٹوں گا، کیونکہ ٹاپک کچھ اور ہے اور آپ اس وقت کسی اور موضوع پہ چلی گئی ہیں. انشاءاللہ میں آپ نیٹ پہ دیکھ لیجیے گا، مل جائے گا. رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا ایک چیز، میرا جملہ سخت ہوگا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. اللہ کا نظام ہے کہ لوگ اس دنیا میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. غم اور کسی اپنے کے چلے جانا، اس سے بڑی تکلیف شاید زندگی میں کوئی نہیں ہوگی. اور وہ جب آپ اپنے گھر سے جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس کا دکھ کچھ اور ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتہ نہیں کیسا پیدا کیا ہے کہ پھر تھوڑے ٹائم بعد بھوک بھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، نیند بھی واپس آنے لگ جاتی ہے، انسان زندگی کی طرف بھی لوٹ جاتا ہے. یہ نارمل ہے، یہ ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہو رہا تو معاملہ گڑبڑ ہے. عمران بھائی میں صحیح کہہ رہی ہوں یا غلط؟ ایسا ہی ہے کہ ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر ہر چیز حق پر پیدا کی ہے. جب ہم کہتے ہیں حق پر پیدا کی ہے، اس کا مطلب ہے پرپس فل پیدا کی ہے. اور پرپس فل پیدا اس لیے کی ہے کہ آپ کی زندگی کے سروائیول کے لیے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. جتنے ایموشنز ہوتے ہیں، جتنے جذبات ہوتے ہیں، سارے کے سارے مثبت ہوتے ہیں، سارے کے سارے پازیٹیو ایموشنز ہوتے ہیں، جب تک وہ لمٹ کو کراس نہ کریں، جب تک وہ حد کو کراس نہ کریں، جب تک وہ اعتدال کو کراس نہ کریں. اور یہ فلسفہ ہر چیز پر ہے. کثرت ہر چیز کی بری ہے. بہترین کھانا یہاں پہ رکھ دیا جائے، وہ اگر ضرورت سے زیادہ کھایا جائے گا نقصان دہ. یہ کہتے ہیں پانی ضرور پیا کریں، کسی کو پلائیں 5 لیٹر پانی، پھر بتائے گا کہ وہ کیا ہو گیا، اس کو تھوڑی دیر کیا واٹر انٹاکسیکیشن ہو جاتی ہے. جی پھر بتائے کہ یہی پانی اس کے لیے ہلاکت کا باعث، کثرت ہلاکت کا باعث ہوتی ہے. اگر ایموشنز نہیں ہوں گے تو ٹریگر نہیں کرے گا. بیٹا آپ کا لیے میں بچیوں کو کہتا ہوں، وہ کہتے ہیں میری بچی کو بہت غصہ آتا ہے. میں نے کہا اس کے اندر غصہ تھوڑا سا اور بڑھا دیں. اس جاہل معاشرے کے اندر، اس پاگل معاشرے کے اندر، اس غیر فلاحی معاشرے میں، غیر اخلاقی غیر اسلامی معاشرے کے اندر میری بچی کو غصہ آنا چاہیے. تحفظ کیسے کرے گی؟ اپنا تحفظ کیسے کرے گی؟ غصہ آئے گا تو منہ پہ چماٹ لگائے گی نا، غصہ آئے گا تو بھاگے گی نا، غصہ آئے گا تو شور مچائے گی نا. آپ کیا سمجھتے ہیں بھیگی بلی کی طرح شکار ہو جائے؟ غصہ بچیوں کے اندر ڈالیں، خدا را تھوڑا تھوڑا بچیوں کے اندر غصہ ڈالیں تاکہ وہ اپنا تحفظ کر سکیں. تو بات ساری یہ ہے کہ اگر غصہ نہیں ہے، میں پہلے بھی کیا بتایا، ایک بچی آئی تھی ماشاءاللہ فل کورڈ تھی، سب کچھ تھی، نقاب بھی لگایا ہوا تھا، کور بھی لگایا ہوا تھا. میرا غصہ ختم کر دیں ڈاکٹر صاحب، میرا غصہ ختم کر دیں، میرا غصہ ختم کر دیں. میں نے کہا بیٹا یہ کام ہم کر سکتے ہیں نا، کیونکہ ہم ایج ریگریشن اسپیشلسٹ ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم ایموشن ڈیلیٹ کر سکتے ہیں.
लेकिन अच्छे डॉक्टर की तरह एम्पूटेशन की तरफ नहीं जाते फ़ौरन। क्या है जी, मैं जब गुस्सा आता है अपने बच्चों को मारती हूँ, फिर रिग्रेट करती हूँ, फिर मैं रोती हूँ, मुझसे बर्दाश्त जो है वो नहीं होता, बस मेरा गुस्सा ख़त्म कर दें, 100% ख़त्म कर दें। मैंने कहा बेटा मैं अगर अभी उठ के तुम्हारा नकाब उतार दूँ तो गुस्सा आना चाहिए? डेफिनेटली। मैंने कहा अगर अभी ख़त्म हो जाता तो क्या होता? अभी अगर ख़त्म हो जाता तो क्या होता? तो हर गुस्सा जो है या हर खुशी, हर गम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामों से मुबारक ऊपर कोई लफ्ज़ है और मैं कैसा मुसलमान हूँगा कि मुझे गुस्सा ना आए? ट्रू। राइट, मैं कैसा मैं ही इंसान होऊंगा कि मेरे मोहल्ले की बच्चियाँ जो है वो महफूज नहीं और मुझे गुस्सा नहीं आता? ये क्या बात हुई? इसी तरह मैंने कहा ना कि हर जो आपका इमोशन है, अल्लाह ने गम दिया है, गम का इजहार नहीं होगा, फट जाएगा आदमी। सही। राइट, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से औलाद नरीना उतार रहे हैं, आंखों से अश्क बह रहे हैं, जब वो भी इजहार कर सकते हैं तो मेरी क्या औकात है? बेशक। तो इसीलिए खुशी का इजहार करें, गम का इजहार करें, लेकिन उसकी जो लिमिट है ना वो है एतदाल। सही। और अगर वो एक्सीड हो रही है या वो आपको लग रहा है कि नॉर्मल कंडीशन में, देन वही वाली डॉक्टर साहब की बात कि वो केमिकल इम्बैलेंस है, उसमें यू नीड हेल्प। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हिना कराची से बोल रही हूँ। जी कहिए। जी मुझे मैं खुद सेपरेशन है मेरी और मेरी माशाल्लाह 2 बच्चियाँ हैं। तो एक मेरी बड़ी बच्ची मतलब कि वो इतनी हाइपर हो जाती है, ज़रा सी बात पे बहुत उसको जैसे गुस्सा भी आता है और फिर रोना शुरू कर देती है। मतलब ज़रा बात में कुछ भी नहीं होगा, इसको ज़रा सी बात बुरी लग जाएगी और फ़ौरन वो रोना शुरू कर देती है। एज उम्र क्या है बच्ची की? उम्र 22 साल है। अच्छा। माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। ओके। और छोटी वाली वो तो मतलब समझे कि ज़्यादा गुस्से का इज़हार काफ़ी दिन के बाद करेगी। अच्छा, अपने वालिद से मुलाकात होती है बच्चियों की? नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो कुछ चाहती भी नहीं है, मतलब वो कि वो उनसे। आप चाहती हैं कि आपकी बच्चियां उनसे मिलें? मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ, लेकिन वो खुद ही मना करती हैं, क्योंकि जाहिर बात है उनका बिहेवियर ऐसा ही था ना कि अच्छा मैंने ठीक खुद ही उनसे है। राइट separation राइट ली है ना, राइट 4 राइट। साल ऑन एयर हम डिस्कस करते हैं। आप सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी रिस्पॉन्स कीजिए। देखिए दोनों बातें आपने जो सवाल पूछा बहुत पर्टिनेंट था कि आप चाहती हैं कि और बच्चियां चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। अब इस सवाल को वो बहुत पीछे ट्रैक बैक करना पड़ेगा कि पहले क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। होता यही है कि जब माँ और बाप के आपस में मामलात नहीं बन रहे होते हैं तो माँ की ख्वाहिश होती है कि बच्चे मेरी तरफ हो जाएं, बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चे मेरी तरफ हो जाएं, और इस ख्वाहिश की इनडायरेक्ट तकमील करते हैं। डायरेक्ट नहीं कहते, बच्चों को मुंह पे नहीं कहते कि बाप से ना मिलो, मगर इनडायरेक्टली वो बातें और वो मैसेजेस की जाती हैं कि बाप के मुतालिक नफ़रत आ जाए, और बाप अपोजिट करता है कि वो माँ के मुतालिक नफ़रत आ जाए। तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई बात रही होगी। लेकिन अगर ये बच्ची ऐसी हो गई है कि बहुत छोटी छोटी बातों पे रो रही है, बहुत छोटी छोटी बातों पे वो परेशान हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि इस बच्ची को साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि इसको वापस उस नॉर्मल मिजाज पे लाया जाए जहाँ मिजाज को दुनिया को, क्योंकि वो भी यूनिवर्सिटी गोइंग है, उसकी स्टडी भी सफ़र करेगी, फिर जाके उसने खुद अपनी एक नई लाइफ शुरू करनी है, तो उसको एक अच्छी मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। तो ये इस वक्त आपका तोहफ़ा होगा अपनी औलाद के लिए कि आप उसको लेकर जाएं और उसको बाकायदा किसी साइकाइट्रिस्ट को, मे बी थेरेपी से ही वो ठीक हो जाए। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन है ये भी मुझे योगी भाई से पूछते हैं, लेकिन कॉलर्स भी इतने सारे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अच्छा ओके, लाइन ड्रॉप हो गई है। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी कहिए। जी मैंने बात करनी थी कि मुझे ना जोड़ों का और पट्ठों का मसला है, जहन की वजह से, जहन की वजह से, टेंशन की वजह टेंशन की टेंशन की वजह। वजह से ना। जी अच्छा। और डॉक्टर साहब के पास अगर जाते हैं तो वो मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ना बस दवाइयाँ लिख के दे देते हैं, जिससे मैदा भी ख़राब हो जाता है और बीमारियाँ होना शुरू हो अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आप जहनी इंतशार का शिकार हैं और आपकी जो जिस्म की तकलीफ़ें हैं वो भी आपको उसकी वजह से महसूस होती हैं। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा कुछ आज के प्रोग्राम में नहीं डिस्कस कर सकेंगे। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मौका दिया तो नेक्स्ट वीक में या कुछ इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू भी करेंगे ताकि हम चीज़ों को कवर कर सकें। इमरान भाई जिस तरह वो योगी भाई जिस तरह ये भी बात करी थी और पहले भी था कि डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, क्या अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी ताकत दी है कि वो कहते हैं ना कि खड़े हो गुस्से में तो बैठ जाओ, अपनी सिचुएशन को चेंज करो, आप एक कैफियत में हैं, सो क्या कोई ऐसा तरीक़ेकार है कि आप उस कैफियत से ख़ुद को निकाल सकें? क्योंकि ज़िंदगी के कमज़ोर लम्हे आते हैं और उन कमज़ोर लम्हों में हम अक्सर बहुत बड़े बड़े गलत फ़ैसले कर जाते हैं। सो क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं इमोशंस को किसी लाइक ब्रीदिंग के ज़रिए या इस तरह की टेक्निक के ज़रिए? मैं मुख्तसरन इससे पहले कि अपनी जुमला आपको कहूँ एक लाइन कहता हूँ, हमें से
चारों यहाँ बैठे हैं, हम में से कौन सा ऐसा घर है जिसमें 2 दिन खाना होता हो और उसके बाद 1 दिन फाका? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। लेकिन एक घर मदीने में ऐसा रहा, आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ 3 दिन मुसलसल खाना नहीं खाया गया। कभी जब खाना खाया करें सोचा तो करें, वो जो सबसे अजीम हैं उनके यहाँ फाके हो रहे हैं, आपके यहाँ तो हर वक्त नान और न्यारी है। अगर नाशुक्री करेंगे तो जहनी अमराज तो बढ़ेंगे, क्योंकि जहन जो है वही बात शुक्र से काम चलेगा ना। और शुक्र के लिए यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बात की है न्यूरॉन्स की और ज़ाहिर बात उसमें केमिकल इम्बैलेंसिंग की। योग इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर लेता है ऑक्सीजन को। जब आप ब्रेन प्रॉपर ऑक्सीजन लेके जा रहे होते हैं जो कि उसकी ग़िज़ा है और उसको काम करना है, तो ज़ाहिर है हमारे पास तो वो केमिकल नहीं है सर। हम तो सिर्फ एक जो बात कर रहे हैं ये बहुत साइंटिफिक बात है। ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन या अपने जहन और जब जिस्मानी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे ब्रेन के केमिकल एक्टिवेट होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। आप बहुत साइंटिफिक बात कर रहे हैं। अल्लाह आपको खुश रखे। इसके लिए एक प्राणायाम ब्रीदिंग का पूरा पैटर्न है योगा में, ओके, जिसमें 60 से ज़्यादा ब्रीदिंग के तरीके हैं। अच्छा। लेकिन जो सबसे बेहतर है वो ये है कि अगर आप दोनों ब्रेन को, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर लेंगे तो आपके फैसले भी अच्छे होंगे, आप दुरुस्त बात समझ सकेंगे। वन ब्रेन थॉट जो है, थिंकिंग, वही नुकसान देती है। राइट ब्रेन थिंकिंग या लेफ्ट ब्रेन थिंकिंग ये नुकसान देगी। इमोशनल हो गए, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए कि डेड बॉडी से पूछें क्यों मर गए, इतना भी लॉजिकल नहीं होना, उठ के तो नहीं बताएगा। तो इसके लिए अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, ठीक है, अनुलोम विलोम कर लें, एक नोस्ट्रल से सांस लें, दूसरे से निकालें। नहीं तो एक बात बड़ी सिंपल है, जी जी, अगर कहीं भी आपको स्ट्रेस होता है तो सब कुछ आराम छोड़ें, सारा ध्यान यहाँ लाइए और सिर्फ अपने सांस के आने जाने को फोकस कीजिए और शुक्र अदा कीजिए जब सांस अंदर जाए, सुभान अल्लाह। फिर वापस आए। 15-16 दफ़ा कीजिए, उसके बाद आप उठ के बैठ जाएंगे कि इसी में ही शुक्र अदा कर रहा हूँ, तो पता नहीं कितनी और चीज़ें रह गई शुक्र अदा राइट, करने तो की। आपकी लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आप उसको देख सकेंगे। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम, मैं नस्ल बात कर रही हूँ शादी से। जी कहिए। बच्चे भी गैर मोबाइल में लगे रहते हैं, हस्बैंड भी, फिर पूरी रात में नींद नहीं आती है, दवाई खाते हैं नींद की, के बावजूद 3 बज जाते हैं, फिर सुबह से उठा नहीं जाता। मैं जवाब दूं। पहले मैंने उन्हें सिखाया था जी, इस वजह से फिर डिस्टर्ब भी बहुत रहते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं मगर कुछ भी नहीं। अच्छा, सारा दिन मेहनत करते हैं और उसके बाद मोबाइल पर लगे रहते हैं और फिर नींद नहीं आती है तो गुस्सा करते हैं। नींद भी नहीं आती है, गुस्सा भी करते हैं। अच्छा, आप वाईफाई बंद कर दिए, वाईफाई हटवा दें आप अपने घर से ना, ठीक है। बोले एक्स्ट्रा खर्चा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब। देखिए बहुत कॉमन कंप्लेन है हमारे क्लिनिक्स के ऊपर अच्छा, कि हर दूसरा मरीज क्लिनिक में आके यही कहता है डॉक्टर साहब नींद नहीं आती है। जब उनसे तफसील पूछते हैं कि आप कितने बजे, डॉक्टर साहब 4 बज जाते हैं। अच्छा, उठते कब है? तो 12 बजे उठता हूँ। अब हमें ये बात समझनी है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया है नींद के लिए, उसमें हमें 6 से 8 घंटे की नींद और 16 घंटे जागने का रखा हुआ है। मैं मरीज़ों को ये कहता हूँ कि आप कितने बजे सोए इसको छोड़ दें, आप सुबह फजर के वक्त उठ जाएं और दिन में ना सोएं, ठीक है। अच्छा, वो जो 12 घंटे का 16 घंटे का जो क्लॉक है जागने वाला, अगर आप दोपहर में 12 बजे उठे हैं तो वो रात के 4 बजे ही पूरा होगा, ठीक है। और फिर ये कंप्लेन करना कि मैं नींद की गोली भी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ और नींद नहीं आती। सो ड्यूरेशन ऑफ स्लीप अगर आपकी 24 आवर में 6-7 घंटे है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, बहुत अच्छी है। ओके, एक और कॉलर भी है, लास्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम जी, मुझे माजिद अली यासिर साहब से बात करनी है। जी सुन रहे हैं आपको, कहिए। बस मैं माजिद अली यासिर साहब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इनको बड़ी इज्जत दी है और बड़ा नाम है इनका माशाल्लाह से। जज़ाकल्लाह, बहुत जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला तेज से ईमान से इनको और इनको लंबी उम्र दे। मैं जज़ाकल्लाह। बहुत मुश्किल हूँ इनकी वजह से, मेरा बच्चा आज माशाल्लाह बहुत सही है माशाल्लाह। अल्लाह ताला अच्छा, नहीं मेरी वजह से नहीं, आगे किया है और माशाल्लाह जो ओके मैं ओके, तो यही कहता हूँ कि इंसान के बहुत शुक्रिया आपके कमेंट्स का। कुछ बनाया तो वो ये माजिद अली यासिर साहब है। अल्लाह ताला ने राइट, लंबी उम्र दे। थैंक यू सो मच इस्तार साहब। बहुत मैं इस पे छोटी सी बात करना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो कमेंट किया, लेकिन मेरी वजह से नहीं। अल्लाह ताला मेरा या किसी डॉक्टर का मोहताज नहीं है सेहत देने का, ये उसका करम और फजल है कि वो हमें चुन लेता है किसी की सेहत के लिए। इमरान भाई लास्ट जुमला। देखिए, लास्ट जुमला ये है कि खुदारा ये शिकवा करना छोड़ दें कि हमारे बच्चे हर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। कोरोना ने उनको कानूनी हक़ ये दिया है कि अब वो इसी पे ही होंगे।
तो इसलिए आप एक ये नहीं कह सकते बच्चे को ये मोबाइल फ़ोन लो, क्लास लो, वापस करो, तुम खेल रहे हो। तो आप सही और गलत का इस्तेमाल खुद भी करें और सिखाना शुरू करें। ये शिकवे शिकायत से मोबाइल ज़िंदगी सब नहीं जाने वाला। राइट, थैंक यू सो मच इमरान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपका भी वो योगी वजह शुक्रिया। एंड होपफुली इंशाल्लाह, क्योंकि ये अक्टूबर मेंटल हेल्थ के हवाले से बड़ा ख़ास है, तो आने वाले दिनों में भी कुछ इसी तरह का प्रोग्राम ज़रूर लाएंगे, क्योंकि कॉलर से अंदाज़ा हो रहा है कि मज़ीद ज़रूरत है। देखिए, लोग इस तरह का मौका मिले, जो भी सिखाएं सीख लें, क्योंकि जब वक्त सिखाता है ना, फिर वो उसकी बड़ी भारी कीमत लेता है जो हम अदा नहीं कर पाते। सब अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।